हमारे देश की सीमा के अंदर मौजूद कुछ देश विरोधी प्रजातियों की बात करेंगे। ये लोग आपको हमेशा नजर नहीं आते। ये सिर्फ भारत और भारत की सेना को बदनाम करने की मौके की तलाश में रहते हैं और मौका मिलते ही एक्टिव हो जाते हैं। सिर्फ उसी समय आपको नजर आते हैं। इस प्रजाति में शामिल लोग सेना को नीचा दिखाने की हर संभव कोशिश करते हैं। अगर किसी सैनिक की बहादुरी के लिए उसका सम्मान किया जाता है तो ऐसे सभी लोग मानवाधिकार की दुहाई देने लगते हैं और बिना किसी देरी के एक पत्थरबाज के समर्थन में आंसू बहाने लगते हैं। इस प्रजाति में वो डिजाइनर नेता भी शामिल हैं जो दिखावे के लिए भारत की एकता और अखंडता की बातें तो करते हैं, लेकिन फिर मौका मिलते ही उस मंच पर जाकर अपने विचार व्यक्त करते हैं जहां कश्मीर की आजादी का एजेंडा चलाने वाले पाकिस्तानी भक्त मौजूद होते हैं। इसलिए आज ऐसे सभी चेहरों को पूरे देश के सामने बेनकाब करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप इन चेहरों को पहली बार देखेंगे, ये चेहरे आप अक्सर देखते रहते हैं, लेकिन हम भी लगातार ये कोशिश करते चलेंगे जब तक कि पूरा देश इन्हें अच्छी तरीके से पहचान नहीं लेगा। सबसे पहले मैं आपको 9 अप्रैल की वो घटना याद दिलाना चाहता हूं जब घाटी में एक पत्थरबाज को सेना की जीप पर बांधकर घुमाने का मामला सामने आया था। ये तस्वीर सब जगह पूरे देश में फैला दी गई थी। उस वक्त एक पत्थरबाज के लिए कई अलगाववादियों के दिल टूट गए थे, लेकिन पत्थरबाजों से थप्पड़ खाने वाले सैनिकों के लिए इन लोगों का दिल बिल्कुल नहीं पसीजा था। तब किसी ने कोई ट्वीट नहीं किया था, किसी ने कोई बयानबाजी नहीं की थी। अब उसी पत्थरबाज को जीप पर बांधकर ह्यूमन शील्ड बनाने वाले मेजर नितिन लितुल गोगोई को उनकी बहादुरी और सूझबूझ के लिए सम्मानित किया गया है। मेजर गोगोई को काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशंस के लिए प्रशंसा पत्र भी दिया गया है। ये उन लोगों के लिए एक साफ संदेश है जो अलगाववादियों और भारत विरोधी ताकतों का समर्थन करते हैं। हालांकि अब भी मानवाधिकार की दुकान चलाने वालों को मेजर गोगोई का ये सम्मान पसंद नहीं आ रहा। ऐसे सभी लोगों को आज खुद मेजर गोगोई जवाब देंगे और उन्हें बताएंगे कि उन्होंने एक पत्थरबाज को अपनी जीप पर क्यों बांधा था। लेकिन उससे पहले आपको यह देखना चाहिए कि आज श्रीनगर में बुद्धिजीवियों और डिजाइनर नेताओं की फौज कैसे बेशर्मी की चादर ओढ़कर ऑल इंडिया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं के साथ मंच साझा कर रही थी। श्रीनगर में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम को सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस नामक एक संस्था ने ऑर्गेनाइज किया था। वैसे इस संस्था के नाम में शांति और उन्नति का जिक्र है, लेकिन जब अलगाववादी नेताओं को इन दोनों ही शब्दों से इतनी नफरत है तो फिर ऐसे कार्यक्रम का फायदा क्या है। इस बैठक में दिल्ली से भी कई डिजाइनर नेता गए थे, जिनमें कांग्रेस पार्टी के मणिशंकर अय्यर जैसे नाम शामिल थे। इसके अलावा पीडीपी के निजामुद्दीन भट्ट और बीजेपी की हिना भट्ट भी इस कार्यक्रम का हिस्सा थी। लेकिन इसी बैठक में ऑल इंडिया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जावेद मीर और निर्दलीय विधायक इंजीनियर राशिद भी मौजूद थे। आज सवाल यह है कि जब देश में ऐसा माहौल हो और पाकिस्तान के साथ संबंधों में इतना तनाव हो, तो ऐसे माहौल में अलगाववादियों के साथ बातचीत और मेल मिलाप करना उनका बौद्धिक संरक्षण करने के बराबर नहीं है। हैरानी इस बात की है कि तनावपूर्ण माहौल के बावजूद हमारे देश के नेता अलगाववादियों से मिलने के लिए कश्मीर तक पहुंच जाते हैं और हमारे देश का जो मीडिया है वो भी इन्हें बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। अब सेना के अफसर अपने खिलाफ चलाए गए एजेंडे का सार्वजनिक जवाब देने लगे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। कश्मीर में पत्थरबाजों से निपटने के लिए एक युवक को जीप पर बांधकर ढाल की तरह इस्तेमाल करने वाले मेजर गोगोई आज पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने उस घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी है और उन्होंने ये स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर उस दिन उस युवक को जीप पर बांधने वाले प्लान पर काम नहीं किया गया होता तो मौके पर कई लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिस काम के लिए मेजर गोगोई को सेना प्रमुख ने सम्मानित किया, उसे लेकर हमारे देश के नेताओं ने अपनी सियासी दुकानें खोल ली। उनको सम्मान देने की आलोचना होने लगी। ऐसे ऐसे बयान दिए गए जिनसे एक बार नहीं बल्कि 1000 बार हमारे सैनिकों का अपमान हुआ। आज ऐसे सभी लोगों के मुंह पर ताला लगाने के लिए खुद मेजर गोगोई को सामने आना पड़ा। हम चाहेंगे आप नेताओं के जहरीले बयानों के साथ साथ मेजर गोगोई की बातें भी आज ध्यान से सुनिए और खुद तय कीजिए कि आप किसका साथ देना चाहते हैं।
pelting stones. 1,200 people have surrounded them in Utligam polling station, and they were trying to burn down the polling station by hurling petrol bombs. सैकड़ों की जान बचाने के लिए देश के एक बेटे ने जो साहसी कदम उठाया, वो हमारे देश के डिजाइनर नेताओं को पसंद नहीं आया। जांच जो है वो पूरी हुई नहीं है और इसके पहले सरकार की तरफ से इस तरह का एक्ट होना ये कश्मीर समस्या को एग्रीवेट करेगा। इस तरह से बीजेपी अपनी नाकामियों को छुपाने का एक तरीका अपना लिया है कि नेशनलिज्म को सामने रखो और अपनी पूरी कमजोरियों को, गलतियों को छुपा लो। जो राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही हैं उनसे मेरा सवाल है, लेफ्टिनेंट फैयाज के जघन्य हत्या पर आप खामोश क्यों थे? यही तो मैं कहता हूं, यह है दोहरे मानदंड। जिस मेजर गोगोई ने अपने फर्ज को ध्यान में रखते हुए अपना धर्म निभाया, आज उन्हीं के खिलाफ बातें बोली जा रही हैं। कश्मीर में एक पुलिस आर्मी ऑफिसर ने इंसानी हुकूक को पामाल किया या ह्यूमन राइट्स वायलेट किया, और उस ह्यूमन राइट्स को वायलेट करने के लिए उसको रिवार्ड दिया गया। अब ये खुद बताता है कि जो राजनाथ सिंह हो या मोदी जी हो, जिन्होंने भी जो बताया, बताने में वो कुछ भी बता सकते हैं मगर उसमें यकीन नहीं रखते। वो इस बात में यकीन रखते हैं कि वो कश्मीर की ज़मीन को रखना चाहते हैं, कश्मीरियों के साथ उनकी कोई वाबस्तगी नहीं है। एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि जिस वक्त देश एक स्वर में मेजर गोगोई की तारीफ कर रहा है, उन्हें सम्मानित किए जाने पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पत्थरबाजों के मानवाधिकार की बातें करने वाले लोग देश की सकारात्मक सोच को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। समझता हूं कि इस वक्त कमेंडेशन सर्टिफिकेट देना वायलेटिव है उस आदमी के ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट जिसको बांधा गया। उनको खत्म करना, उसके लिए एक शेरदिल आदमी चाहिए। अगर मेजर गोगोई ने कुछ किया है और आर्मी ने उसको मान्यता दी है, तो मुझे लगता है मेजर गोगोई की इस एक्शन को पूरे देश ने सलाम करना चाहिए। We are condemning it and everybody will condemn it. Every saner element will condemn it. Nobody can appreciate it. The army officer has racked up a controversy, and that controversy is being investigated. If he has been awarded for doing that act, that's not proper. ये ऐसे एक लाइसेंस दिया है इंडियन आर्मी और इंडिया गवर्नमेंट, उनको मेडल देके एक लाइसेंस दिया है इंडियन आर्मी को, जो खुश आप कर सकता है। आपका पीछे में गवर्नमेंट है, आर्मी चीफ है। ऐसा घटना का मेडल देने से बहुत सारी ह्यूमन राइट्स वायलेशन का घटना फिर ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगा। आज ऐसे सभी नेताओं का मुंह बंद करने के लिए खुद मेजर गोगोई सामने आए, और जो बातें उन्होंने कही हैं, आज उन्हें ध्यान से सुनने की जरूरत है, क्योंकि सच को स्वीकार भले ही न किया जाए, लेकिन उसे दबाया नहीं जा सकता। सुबह 9:15 पे मुझे एक कॉल आया ऑफिसर इंचार्ज ITBP का, जो कि गुंडीपुरा और उटलीगाम पोलिंग स्टेशन का इंचार्ज था। तो उन्होंने मुझे ये बताया लगभग तकरीबन 500 के लोग जो कि स्टोन पेल्टर्स है, उनके ऊपर भारी तादाद में पथराव कर रहा था और उनकी जान को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो उन्होंने मुझे बताया कि जितना जल्दी हो सके हमें इवैक्यूएट कीजिए यहाँ से। और इस कॉल मिलने के बाद मैंने तुरंत अपना क्विक रिएक्शन टीम, बिना वेस्टिंग ऑफ टाइम, मैंने यहाँ से मूव किया। और जब मैं मूव कर रहा था गुंडीपुर की तरफ, तो इस दौरान मुझे बहुत सारे रोड ब्लॉक्स एनकाउंटर करना पड़ा बीच में। तो वहाँ पे मैंने देखा हालत काफ़ी ख़राब था और तकरीबन 400 से 500 लोग पथराव कर रहे थे, जो कि हमारे ऊपर भी पथराव हो रहा था। तो मैंने किसी तरह हालत को काबू किया। और इसी दौरान गुंडीपुरा में मुझे तकरीबन 10:30 के आसपास अगेन सेम ITBP ऑफिसर, जो कि उटलीगाम पोलिंग बूथ पे था, उनसे एक मुझे डिस्ट्रेस कॉल मिला और उन्होंने बताया तकरीबन 1200 लोग जो उनको घेर चुका है और उनके पोलिंग बूथ को जलाने का कोशिश कर रहा है पेट्रोल बम फेंक के। तो फिर मैंने बिना कुछ सोचे समझे, बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ा, जो कि उटलीगाम तकरीबन गुंडीपुरा से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और इसी दौरान मुझे दोबारा रोड एंड ब्लॉक्स मिला, जो कि मैंने खोलते हुए आगे की तरफ बढ़ा। और जैसे ही मैं उटलीगाम पहुंचा, उसी दौरान जो ये भीड़ था ये हमारी तरफ भी मुड़ गया
और हमें बुरी तरह से घेर लिया, जो कि लगभग 1200 लोग थे, और हम गाड़ी के बाहर, मतलब गाड़ी से बाहर हम निकाल नहीं पा रहे थे। तो मैं लगातार अनाउंसमेंट कर रहा था, मैं अपने मेगाफोन से उनको बता रहा था कि हम सिर्फ पोलिंग बूथ स्टाफ, सिविल स्टाफ, वहाँ के सिक्योरिटीज को हम बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए आए हैं, तो हमें वहाँ तक जाने दीजिए। तो बाद मेरा लगातार मेगाफोन से अनाउंसमेंट करने का बाद भी भीड़ हट नहीं रहा था। तो इसी दौरान दिल में एक बार ख्याल आया कि मैं यहाँ से निकाल चलूँ, बट मैं ड्यूटी बाउंडेड आदमी हूँ, तो मुझे अपने सबऑर्डिनेट्स के बारे में भी सोचना पड़ा, क्योंकि वो मुझे काफ़ी बार कॉल कर चुके हैं और ये बता रहा था कि उनकी जान को बहुत ही खतरा हो रहा है। तो बिना सोचे समझे मैंने सामने देखा है 30-40 मीटर पे एक बंदा खड़ा था और जो पूरा भीड़ को इंस्टिगेट कर रहा था, और वो ऊपर से एंटी इंडियन स्लोगन्स भी बोल रहा था। तो हमने और मेरे पार्टी को मैंने आदेश दिया कि इसी बंदे को पकड़ लेते, जो कि एक रिंग लीडर होने का अंदाज़ा है। तो जैसे हमने उसकी तरफ बढ़ा तो उसको भी भाव आ गया कि वो शायद आर्मी मुझे पकड़ने वाला है, तो वो पीछे मुड़ के भागने का कोशिश किया। तो इसी दौरान वहाँ पे एक मोटरसाइकिल वाले के पीछे में वो बैठ गया और मोटरसाइकिल वाले के साथ भागना शुरू किया। डिस्पाइट हमें बहुत सारे पथराव का सामना करना पड़ा, जिसमें मुझे और मेरे बंदों को भी चोट लगा, बट फिर भी हमने उस बंदे को पकड़ा, तो जिसका नाम फारूक अहमद डार था, जो कि चील का रहने वाला था। और ये इंसिडेंस उटली गांव में हुआ था, जो कि लगभग 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये। तो इसको पकड़ते हुए जैसे हमने इसको पकड़ा तो भीड़ थोड़ा सा डिस्पर्स होना शुरू किया, और वहाँ पे उटली गांव में बाइलेंस बने हुए, तो बाइलेंस के अंडर में भीड़ घुस गया। तो इसी दौरान हमने उसको पकड़ के पैदल आगे की तरफ बढ़ा, जो कि उटली गांव पोलिंग स्टेशन की तरफ। तो वहाँ पे मुझे एक ITBP का माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल मिला, उनके सहारे हम आगे की तरफ बढ़े और पोलिंग स्टेशन पहुँचे। वहाँ पे मैंने लगभग 4 सिविल स्टाफ, एक पुलिस कांस्टेबल JKP का और 7 ITBP को बचाया, और उनको मैंने वहाँ से सुरक्षित निकाल के लाया और माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल तक लेके आया। फिर वहाँ से हम पैदल चलना शुरू किया। इसी दौरान मेरा माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल कीचड़ में फंस चुका था, तो ये देखते हुए हालात और भी बिगड़ चुका था। और वहाँ पे अनाउंसमेंट भी हुआ मस्जिद में कि अभी उसके बाद भीड़ और भी इकट्ठा होना शुरू हो गया। तो इसको देखते हुए मैंने अपनी टीम को बताया कि इस गाड़ी को यहाँ से तुरंत निकाला जाए, नहीं तो हालात काबू करना मुश्किल होगा। इसी दौरान मेरे कुछ बंदों ने ये भी बताया मुझे कि सर हम फायर खोलते हैं, वरना आज हमें बच के निकालना मुश्किल हो सकता है। फिर भी मैंने इस चीज़ को काबू में रखा, क्योंकि ताकि फायर ना खोले। फायर खोलते तो शायद कुछ हादसा ज़्यादा हो सकता था, क्योंकि वहाँ पे बच्चे भी था और लड़कियाँ भी था, वुमेन्स भी था। और मैं आपको ये भी यकीनन बता देता हूँ, जब हम उटली गांव पहुँचे थे तो जो वो भीड़ था 1200 लोग, उनमें से लेडीज और बच्चे भी हमारा ऊपर बोल्डर्स फेंक रहे थे घरों की छत से। तो मैंने दोबारा अनाउंसमेंट किया वहाँ पे, तो मेरे अनाउंसमेंट का कोई भी असर नहीं हो रहा था। तो इसी दौरान मेरा दिमाग पे ये ख्याल आया कि इसको मैं बांध देता हूँ गाड़ी में, ताकि शायद भीड़ हट सके। तो मैंने अपने ट्रूप्स को बताया कि इसको आगे में बैठा के बांध दो, ताकि हम यहाँ पे निकालने का शायद रास्ता मिल सके। तो इसी दौरान जैसे हमने उसको बैठाया तो भीड़ थोड़ा डिस्पर्स होना शुरू हो गया और सडनली रुक गया पत्थर फेंकना। मेजर गोगोई की बातें सिर्फ बयान नहीं है, बल्कि घाटी की वो सच्चाई है जिसे हमेशा से दबाने की कोशिश की जाती रही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। सच तो यह है कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए घाटी में ऐसे रक्षा कवच को स्थानीय रणनीति का हिस्सा बनाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जब अपने घर में ही इतने सारे दुश्मन मौजूद हों तो बाहर के दुश्मनों की क्या जरूरत है। अब आप ये सुनिए कि जब हमारे देश के डिजाइनर नेता पाकिस्तान के बुलावे पर पाकिस्तान जाते हैं तो वहां वो अपने देश के बारे में क्या कहते हैं। इन नेताओं से इनकी पार्टी कभी ये नहीं पूछती कि वो पाकिस्तान में जाकर भारत विरोधी बातें क्यों करते हैं।
लोग ये सवाल पूछ रहे थे, किसी ने सवाल आपसे उठाया कि आखिर मोदी साहब जिस लाइन को लेकर चलते हैं पॉलिटिक्स में, वो बिकती है, वो सेल होती है, उसकी पॉपुलैरिटी है। तो मोदी साहब अपने कोई कमजोर नहीं हो रहे इस वजह से, मोदी साहब स्ट्रांग हो रहे हैं, अपने बेस को मजबूत करते हैं। 8 तारीख को बिहार के नतीजे आने वाले हैं और आपको दोबारा अपना सवाल करना पड़ेगा। अच्छा जी, स्ट्रांग नहीं होते जा रहे हैं, स्ट्रांग नहीं होते जा रहे हैं कि इसको बंद करना है तो एक ही तरीका है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर हों, और बेहतर करने के लिए ऐसे हमारे यहाँ वजीर आजम की जरूरत है जो फजूल के शर्तें न रखें और आपसे बातचीत करें, जैसा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया, और कि आपके यहाँ यही चीज हो कि जब की बातचीत होनी है तो आप आगे बढ़िए, करवाइए, जैसा कि परवेज मुशर्रफ साहब कर रहे थे। हमारे सामने एक मिसाल है कि जब की प्रेसिडेंट मुशर्रफ जो फौज के आदमी थे और हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तब 3 साल जारी रही हमारी आपसी बातचीत। मणिशंकर साहब, अब जो जिस जगह पे आके खड़े हो गए हैं, स्टक हो गए हैं, अब इसमें से निकलने का क्या तरीका होगा? हमें ले आइए, इनको हटाइए। अच्छा, तो इनको तो आप ही हटा सकते नहीं है, तो इनको तो आप ही हटा सकते हैं। हाँ, हम हटाएंगे, लेकिन तब तक जरा आपको भी इंतजार करना होगा। हमें ले आइए, इनको हटाइए। अच्छा, तो इनको तो आप ही हटा सकते नहीं है, तो इनको तो आप ही हटा सकते हैं। हाँ, हम हटाएंगे, लेकिन तब तक जरा आपको भी इंतजार करना होगा। हमें ले आइए, इनको हटाइए। आप सोचिए, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाकर कह रहे हैं कि इन्हें हटाइए और हमें ले आइए, और पाकिस्तान से ये भी कह रहे हैं कि जब तक हम नहीं आते तब तक आपको इंतजार करना होगा। यानी एक दुश्मन देश में जाकर आप कहते हैं कि इस सरकार को हटा दीजिए और हमें ले आइए। एक तरीके से आप इस पूरी स्थिति का राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं, और इस देश में वापस आने के बाद मणिशंकर अय्यर से ना तो उनकी पार्टी कोई सवाल करती है, ना उनकी पार्टी के बड़े नेता और हाईकमांड कोई सवाल करता है, ना इस देश के लोग कोई सवाल करते हैं कि आप पाकिस्तान में जाकर किस तरह की बात करके आ रहे हैं, आप पाकिस्तान में जाकर अपने देश के बारे में क्या कहते हैं, आप पाकिस्तान में जाकर अपने देश की सरकार और प्रधानमंत्री के बारे में किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे नेता कभी भारत के हो सकते हैं? ये नेता चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और हो सकता है किसी दिन चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तान की मदद की गुहार करने के लिए वहां पर चले जाएं और कहें कि पाकिस्तान ही अब कुछ कर सकता है, आप किसी तरीके से हमें चुनाव जितवा दीजिए। और ऐसा चुनाव में जीत किस काम की होगी जिसमें पाकिस्तान सहयोगी बने? हमारे देश के सैनिकों का काम देश की रक्षा करना है। उन्हें बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, कैमरा चलाने की नहीं। उन्हें गरजने की ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। उन्हें कैमरे के सामने कैसे बोलना है ये ट्रेनिंग नहीं दी जाती। लेकिन आजकल हमारे सैनिकों को सब कुछ करना पड़ रहा है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कैमरे के सामने आकर बोलते हैं, और बॉर्डर पर बंदूक भी चलाते हैं, और साथ ही कैमरा भी चलाते हैं। यह दुखद है, लेकिन हमारे देश में मौजूद भारत के दुश्मनों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि हमारे सैनिकों को अब वीडियो भी बनाने पड़ रहे हैं और उसके साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ रही है। लेकिन हमें इस बात की खुशी भी है कि सेना ने इस नई स्थिति के लिए अपनी कार्यशैली में तुरंत परिवर्तन कर लिया और देश के दुश्मनों को उन्हीं की भाषा में करारा जवाब दिया, फिर चाहे वो दुश्मन पाकिस्तान में मौजूद हों या हमारे अपने देश में मौजूद हों।